स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का AIR न्यूज एनालिसिस के दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में आज हम एक ऐसे स्थान की बात करेंगे जहां पर हिंदुओं को एक से ज्यादा विवाह करने की अनुमति है। सामान्य सिविल कानून के तहत यदि हम देखें तो हिंदुओं को यह इजाजत नहीं है, हालांकि मुस्लिम धर्म में यह देखने को मिलता है। तो क्या कहानी है इसको हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो पहले पार्ट में मैंने आपको GEAC के बारे में बताया था उसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल जो हमने GM सरसों की जो किस्म की थी, जेनेटिक मॉडिफाई मस्टर्ड की जो हमने किस्म की थी, उस किस्म पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। आइए सबसे पहले तो हम उस विस्तार को देखते हैं। हमने कल पढ़ा था GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसका पूरा नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक रेगुलेट एजेंसी है ये। बायोटेक मतलब बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित, या आप ये कह सकते हो कि जैव प्रौद्योगिकी को, बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने वाली एक एजेंसी है ये। और ये जो काम करती है, ये काम करती है पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है ये। इस मिनिस्ट्री के तहत ये काम करती है। और मैंने कल भी बता दिया था जेनेटिक मॉडिफाइड, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। GM जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कल हमने बात की थी GM सरसों, उनका परीक्षण करना मतलब जांच करना, और व्यवसायीकरण मतलब कमर्शियल अनुमति देना। जैसे कल हमने कहा था कि इसके एनवायरमेंटल मंजूरी की सिफारिश की है, इसके बाद भारत सरकार इसकी व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे सकती है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो इसका मूल्यांकन करता है ये। अभी एक अपडेट और आया है हमारे सामने, मैं अखबार पढ़ रहा था। यह GM कॉटन के एनवायरमेंटल मंजूरी की भी सिफारिश करेगा। GM कॉटन, ध्यान रखना मैं GM कॉटन बात कर रहा हूं। कल मैंने BT कॉटन की बात की थी, वहां मैंने ट्रांसजेनिक शब्द इस्तेमाल किया था, यहां मैंने जेनेटिक मॉडिफाई शब्द इस्तेमाल किया है। तो एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यह है आगामी दिनों में GM कॉटन की एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश करेगा। तो GEAC अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, किस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। ये एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो GM प्रोडक्ट है, उनके परीक्षण और व्यावसायिकीकरण के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो GEAC काम करती है। एक बार आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल जो GM सरसों है उस पर क्वेश्चन आने की ताकत ज्यादा क्यों है, ताकि आप में भी एक समझ पैदा हो और आप ये छंटनी कर सको कि मेरे को पढ़ने के लिए कौन सा कंटेंट अपने लिए तैयार करना है। ये नहीं है कि जो आया सब समेट लिया, फिर वो समेटा ही जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा और नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएगा। तो एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब एक क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, RAS प्री 2021 का है। नामी MG है, हिंदी में है ये। नामी MG इज ए वैरायटी ऑफ मेज, मक्का की किस्म है। ए वैरायटी ऑफ बार्ले, ए वैरायटी ऑफ मिलेट, ए वैरायटी ऑफ व्हीट, गेहूं।
तो इसका सही आंसर है ये, ए वैरायटी ऑफ व्हीट, गेहूं की किस्म है। इसी तरीके से आपके यहां क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि DMH11 है, और आपके ऑप्शन में क्या दे देगा? आपके ऑप्शन में दे देगा ए वैरायटी ऑफ राइस, ए वैरायटी ऑफ मेज, ए वैरायटी ऑफ बार्ले, ए वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। ऐसे बन जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ये आपके अंदर आनी चाहिए। ये नहीं है कि जो मिला उसे लिए जा रहे हो, ऐसे नहीं करना आपने। ऐसे तो फिर 90% कर ही रहे हैं, लेकिन 10% नहीं करते, 10% स्मार्ट तैयारी करते हैं। और मजेदार बात यह है कि 10% का ही सिलेक्शन होता है, 90% का सिलेक्शन भी तो नहीं होता है। तो अब आपको सिलेक्शन कराना है या ऐसे ही एक जगह पर लगातार घूमते घूमते रहना है, वो आप खुद डिसाइड करें। पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, यदि तरीका नहीं होता तो कोचिंग फिर किस बात की होती। ऐसे तो फिर किताबें हैं ही, और हम जो पढ़ रहे हैं ये 9वीं 10वीं 11वीं का ही तो मटेरियल है, फिर समस्या कहाँ आ रही है? हमें ये जानना है कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से हम तैयारी करें। अकेला शरीर बड़ा होने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। शरीर में कितनी ताकत भर लो, युद्ध नहीं भरा जा सकता जब तक रणनीति आपके पास नहीं होगी। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करने जा रहा हूं समान सिविल संहिता की, जो मैंने आपको शुरू में प्रेजेंटेशन में ये कहा था कि एक ऐसा स्थान जहां पर हिंदू भी एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं, वो स्थिति जो पैदा होती है वो समान सिविल संहिता के तहत पैदा होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो समान सिविल संहिता, आप इसको यदि इंग्लिश में कहना चाहो तो कह सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से इसको जानते हैं। 2014 में जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तो इसी के बलबूते पर आई थी कि यदि हमारी सरकार आती है तो भारत में समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी। 2014 की बात कर रहा हूं, और आज हम 2022 में चल रहे हैं, 2023 आने वाला है। तो इससे ये तो पता लग गया कि राजनीतिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। राजनीति में कहना अलग होता है, करना अलग होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा क्या आपका भी ये एनालाइज करने का अधिकार है। भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत देता है हमें, इसी कारण से मैंने ये बात कही है। तो यहां हम एग्जाम के पैटर्न पर आते हैं। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि क्या होती है। सिंपल सी बात है, जब धर्म है, जैसे धर्म है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन भारत में क्या है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून बने हुए हैं, जिनको आप सिविल कानून भी कह सकते हो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि आप एक विवाह कर सकते हो, और जबकि मुस्लिम विवाह अधिनियम कहता है कि आप 4 विवाह कर सकते हो। अब है तो सभी इंसान ही, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, लेकिन एक धर्म के नाम पर ये 2 सिस्टम हमारे देखने को मिलते हैं। बस समान सिविल संहिता यही कहती है कि सभी धर्मों के लिए कानून समान होंगे। लिखिए, इसमें सभी धर्मों के लिए कानून समान होते हैं। समझाने की दृष्टि से आपको कहूं तो यदि यहां पर किसी धर्म को 4 विवाह करने की अनुमति है तो वो सभी धर्मों पर लागू होगी।
क्या ऐसा भारत में कोई सिस्टम है? इसको हम एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से देखेंगे, संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे। जब हम संवैधानिक दृष्टि से इसको देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 44 में है। अब ये आर्टिकल आपके लिए अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। 44 में आर्टिकल 44 हमें समान सिविल संहिता के बारे में बताता है। इसमें यह बताया गया है राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब मोटे तौर पर आप सरकार कह दीजिए। राज्य यह प्रयास करेगा कि वो समान सिविल संहिता को लागू करे, राज्य यह प्रयास करेगा। और इस तरीके की जो बात है, ये जो आर्टिकल 44 है, आप जानते हो ये नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक तत्वों में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर है ये। तो नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 44 है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भारत में किसी राज्य में यह लागू है? एक तो ये बात आती है। एक ये बात आती है कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या है। हल्की सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन यहां ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट याद करें, अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है, एंगल के रूप में बता देता हूं। इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 के अंदर है। यदि हम आर्टिकल के विस्तार की बात करेंगे तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। और यदि हम सोर्सेज की बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब ये तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खूब आता है, लेकिन वही बात है, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सभी को आता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। ये मतलब इन्हें लागू करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। नीति निर्देशक तत्वों का 3 सिद्धांतों पर यह आधारित है। एक तो पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत भी इसमें लगता है, गांधीवादी भी इसमें लगता है, इसके अलावा समाजवादी सिद्धांत भी इसमें लगता है। तो 3 सिद्धांतों पर यह बेस्ड है। अब ज्यादा इसकी बात नहीं कर सकते, इतना मैंने आपको एक फैक्ट के तौर पर बता दिया। अब मैं आता हूं मेरे इस एंगल पर कि क्या भारत के किसी राज्य में लागू है? बिल्कुल लागू है ये भारत के राज्य में, और ये लागू है गोवा में। लेकिन यहां आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आजादी के बाद से नहीं है, ये आजादी से पहले से ही है। आप जानते हो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, जिसे सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत सरकार ने अपने स्टेट में मिलाया था इसको। उससे पहले यहां पर समान सिविल संहिता लागू थी। मेरे कहने का मतलब है कि यहां जो समान सिविल संहिता है वो पुर्तगाली शासन के दौरान ही लगी हुई थी। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर गोवा सिविल संहिता पुर्तगाली शासन के दौरान ही लगी थी। कहने का मतलब आजादी के बाद का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और इन्होंने जब ये लागू की थी तो एक सन का भी हल्का सा ध्यान रख लेना। और ये जो इन्होंने लागू की थी 1867 में, 1867 में इसको लागू किया गया था। तो गोवा सिविल संहिता, गोवा नागरिक संहिता जो है पुर्तगाली शासन के दौरान ही लागू हो गई थी। क्लियर होगी बात सारी? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है
कि भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान सिविल संहिता लागू है वो है गोवा। यहां पर क्या है, यहां पर हिंदुओं को बहुविवाह करने का अधिकार है। बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा विवाह करने का अधिकार है। तो यदि आपको एक से ज्यादा विवाह करना है तो गोवा में शामिल हो जाइए, कहने का मतलब ये है। तो हिंदुओं को यहां पर बहुविवाह करने का अधिकार है, ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखें, ये अधिकार इन्हें 1867 से ही है। और किसने दिया था ये दिया था पुर्तगाली शासन के दौरान इन्हें मिला था। और जब भारतीय राज्य में इसे शामिल किया गया था या भारत में इसे शामिल किया गया था तो हमने एज इट इज इसको रहने दिया था। इसी कारण से हम कहते हैं कि यहां समान सिविल संहिता है। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और ये जो बहुविवाह करने का जो अधिकार है कुछ विशेष परिस्थितियों में ही है। जैसे यदि 25 वर्ष तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है, यदि 25 वर्ष तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो जो पति है वो दूसरा विवाह कर सकता है। एक और है, यदि 30 वर्ष तक पुत्र पैदा नहीं होता है तो भी दूसरा विवाह कर सकता है। इसमें ये प्रावधान है। हालांकि इन प्रावधानों की तरफ तो रहने दीजिए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी आवश्यकता नहीं है आपको। बस इतना ध्यान रखें, यहां पर हिंदुओं को बहुविवाह करने का अधिकार है। अब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूं। एक जनजाति है, मिजोरम की जनजाति है, और उनमें भी बहुविवाह की परंपरा है। वहां के पुरुष भी एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। मिजोरम की जनजाति है ये। और मजेदार बात यह है कि वो भारतीय कानून के दायरे में नहीं आता है। मतलब भारतीय कानून उसे रोक नहीं सकता, भारतीय कानून इसे रोक नहीं सकता। मिजोरम की एक जनजाति है। मैं करूंगा बात, एक बार आप इसे नोट करें। पहला राज्य जिसने समान सिविल संहिता के लिए समिति का गठन किया, ये अपडेट है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा है जिसने समान सिविल संहिता के लिए समिति का गठन किया है। लागू नहीं हुई है, केवल समिति का गठन किया है। और वो राज्य है उत्तराखंड। ये ध्यान रखना, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। लिख दीजिए, इस राज्य की सरकार ने रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं। मैं जानबूझकर इसको लेकर आया क्योंकि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें गुजरात सरकार के द्वारा इसी प्रकार का एक कदम उठाया गया है। इस दृष्टि से गुजरात दूसरा राज्य है। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था, ये सब राजनीतिक सिस्टम होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, इन्हें समझना पड़ेगा, इन्हें बदलना पड़ेगा हमें। अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो समान सिविल संहिता के लिए एक समिति का गठन हो गया, जबकि बात ये 2014 से चल रही है, अब की नहीं है, ये 2014 से चल रही है ये। इसीलिए मैंने आपको कहा, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है इसको आप समझिए, कम से कम एग्जाम की दृष्टि से समझिए। हालांकि
सरकारें आती है जाती है, और सरकारें क्या होती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। बस हमारा मन को कौन मोह लेता है डिपेंड उस पर करता है, और जो हमारा मन मोह लेता है हम उसे चुन लेते हैं। हालांकि काम करने के मामले में मैंने अभी बताया 2014 में है, और अभी गुजरात में जो ये किया गया है, ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, आप भली भांति जानते हो। आइए बताता हूं आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है। लिखिए, गुजरात सरकार ने समान सिविल संहिता के लिए समिति के गठन की मंजूरी दी है। हालांकि अभी तक नाम सामने नहीं आया है हमारे कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे, वो 1 या 2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, तब हम बात कर लेंगे। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही बात थी। आगे देखेंगे हम कौन सी ये जो घटना है किस रूप में हमारे सामने आती है, देखते हैं। फिलहाल समान सिविल संहिता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब मैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं मिजोरम की एक जनजाति का। आइए, उस मिजोरम की एक जनजाति का नाम है चाना। चाना, इसका दूसरा नाम है लाम्पा कोहरान थार। ये है मिजोरम की एक जनजाति जिसमें बहुविवाह की अनुमति है। और भारतीय कानून इसमें दखल नहीं देता है। अब देखिए, समान सिविल संहिता की बात उठ रही है और सभी धर्मों में समान कानून की वकालत ये संहिता करती है। तो अपने आप में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वह भारतीय जनजाति कौन सी है जिसमें बहुविवाह का प्रचलन है। तो बहुविवाह का प्रचलन चाना में है और जिसको भारतीय कानून इसमें दखल नहीं देता है। ये भी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो काफी टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, याद करो मैंने आपको एक बार सेंटिनेलीज के बारे में बताया था। सेंटिनेलीज याद करने का प्रयास करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में मैंने ये बताया हुआ है। सेंटिनेलीज, ये जो सेंटिनेलीज है यह भी एक जनजाति है, और ये जो जनजाति है ये रहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद करो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है ये, याद कीजिए। सेंटिनल द्वीप पर रहती है, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ये द्वीप बना हुआ है। बकायदा डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाता है, मैपिंग के माध्यम से आपको बताया जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताई थी कि भारत सरकार ने इसे एकांतवासी का दर्जा दिया हुआ है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एकांतवासी का दर्जा दिया हुआ है। ये आईएएस में आया था इस टाइप का एक क्वेश्चन सेंटिनलीज के बारे में। ये इसलिए आया था क्योंकि 2018 में एक अमेरिकी नागरिक थे, इस द्वीप पर चले गए, सेंटिनल द्वीप पर, जो कि दक्षिणी अंडमान के पास में है। तो वहां पर इस जनजाति के लोगों ने तीरों से हमला कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तब ये चर्चा में आई थी। तब मुझे शायद तक एग्जैक्ट याद नहीं है
आईएएस प्री 2019 में ये क्वेश्चन आया था इस जनजाति पर। अब इस पूरी घटना को जो मैंने आपको इस संबंध में बताई है, उसको आप इस चाना जनजाति से जोड़कर देखिए, आपको आनंद आएगा। जोड़कर देखिए आप इस चाना जनजाति से इसको। ये होती है स्मार्ट तैयारी। बस यही हम बताने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं है। अब यदि आपने इस लेक्चर को ढंग से सुना है तो आप खुद कहोगे यस सर, ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं, कम थोड़ी है। अकेले राजस्थान की बात करोगे तो 10 से 1 तो राजस्थान में मिल जाएगी। पूरे इंडिया की बात करोगे तो पता नहीं कितनी जनजाति है। पूर्वोत्तर भारत तो भरा पड़ा है। लेकिन फिर क्वेश्चन कैसे आए? सारी जनजातियों को तो लिस्ट बनाकर याद नहीं कर सकते पीडीएफ के माध्यम से। उसके लिए फिर एक तरीका होता है, और तरीका इस तरीके का होता है, ताकि इसे हम कहते हैं स्मार्ट तैयारी। तो मेरी बात से आप कितना सहमत हो या असहमत हो, इसकी तो मैं आपसे कोई गुंजाइश नहीं रखता हूं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि आप ग्रेजुएट हो। आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट शब्द यदि आपके साथ जुड़ गया, या 12वीं भी आपने पास की है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक समझदार की श्रेणी में हम आ जाते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम इस बात पर विचार तो करें कि हम अपनी तैयारी कर कैसे रहे हैं। कहीं हमारी दिशा गलत तो नहीं? तो इस पर विचार करें आप। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज मैंने समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको जानकारी दी, और मैंने आपको बताया कि गोवा में हिंदुओं को एक से ज्यादा विवाह करने की अनुमति है। एक जनजाति को मैंने हाईलाइट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट वो भी बताया। इसके अलावा जो कल मैंने जीएम सरसों के बारे में बताया था, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, विद प्रूफ आरएएस प्री 2021 का क्वेश्चन लेकर मैंने आपको जानकारी दी है। तो संभाल कर रखें इस कंटेंट को। ये सीमित सामग्री होती है और इंपॉर्टेंट होता है ये। इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।